ये बड़े कार्यक्रम जिसमें तहत प्रधानमंत्री ने न सिर्फ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम किया, साथ ही साथ उन्होंने किसान सम्मान निधि को भी एक तरीके से आज 21वीं किश्त जारी की। इस खबर पर बात करने के लिए डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा, जो कि फॉर्मर एग्रीकल्चर कमिश्नर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में। सर, बहुत स्वागत है। इसके अलावा विनोद आनंद जी है, जो कि मेंबर है प्रधानमंत्री कमेटी ऑन एमएसपी एंड एग्रीकल्चर इश्यूज को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में। आप दोनों का स्वागत है। डॉक्टर मल्होत्रा, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ें। और देश में लास्ट ईयर से एक मिशन की शुरुआत हुई और आज भी प्रधानमंत्री का तमिलनाडु का दौरा उस दिशा में एक मील का पत्थर है। क्यों जरूरी है देश के लिए प्राकृतिक खेती, और अभी हम कहां पे खड़े हैं और कैसे ये रास्ता आगे बढ़ता है? डॉक्टर मल्होत्रा। तो ठीक है, जैसे कि प्राकृतिक खेती की बात कर रहे थे कि ये हमें वापस उसकी तरफ क्यों आना पड़ा। अगर आप देखें तो इसका जो एक थीम है जिसको लेकर आगे चले थे, उसको बोला गया था बैक टू द रूट्स, कि हम रूट्स की तरफ वापस कैसे आए। क्योंकि ये आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें सेफ सुरक्षित फूड जो है लोगों को उपलब्ध कराना है। साथ में जो हमारे खेती में जो बढ़ती हुई लागत है उसको भी कम करना है। साथ में बात आती है कि क्लाइमेट, अभी जो प्राकृतिक जो आप देख रहे हैं कि कई आपदाएं भी आती हैं और इम्पैक्ट हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज का एडवर्स देखने को मिलता है, उसको कैसे जो है हम लोग जो है एक तरह से सुलझा सकते हैं, उसके लिए सुझाव। तो इसलिए जो है हमें उसकी तरफ जाना पड़ा और ये प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरुआत की गई और नवंबर 2024 में उस मिशन को की जो घोषणा हुई और उस मिशन के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो है उसमें कई प्रकार के इंटरवेंशंस रखे गए, जिससे कि उनको जो है ज्यादा से ज्यादा अपना सके और क्लस्टर बेस्ड, यानी कि समूहों में जो है उसकी खेती हो। तो इसके लिए करीब करीब जो बात करते थे 15,000 क्लस्टर जो है उसको बनाने के लिए प्रावधान रखा गया और इसके लिए 7.5 लाख हेक्टेयर एरिया में प्राकृतिक खेती जो है वो की जाए, उसके लिए कहा गया और अलग से प्रशिक्षण की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इसके लिए केंद्र भी बनाए गए हैं और साथ में जो आदान है इसके बहुत सारे, उन आदान के जो है उत्पादन के लिए जो है करीब करीब आप देखेंगे तो इसमें 10,000 जो है बायो इनपुट के जो सेंटर है वो बनाए गए, जिसमें कि जीवामृत और ब्रह्मास्त्र और इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जो जैविक रूप से जिनको हम लोगों को प्राकृतिक खेती में आवश्यकता पड़ती है, उनका उनके उत्पादन के लिए जो है उसका जो है एक तरह से प्रोविजन उसके अंदर रखा गया है। और इसमें करीब करीब आप ये देखेंगे कि 2,481 करोड़ बजट का प्रावधान रखा गया और साथ में जितने भी सेंटर बने उन सेंटर के माध्यम से जो है उसका प्रचार प्रसार और उसका जो ज्ञान है जी। उसको जो है बांटा जाएगा। जी। साथ में जो ये बात है कि अब इसके बाद आते हैं कि सर्टिफिकेशन, एक बिल्कुल। सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया पर भी काम हो रहा है, जी। जिसको कि एक सरल प्रक्रिया बने, जिससे कि प्रमाणीकृत भी हो, ठीक है जिससे सर, कि मैं आता हूं इस हमारे प्रमाणीकरण पे भी, मैं जो आता हूं आपके साथ में। उत्पाद विनोद है। जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए। विनोद जी, क्योंकि सवाल ये, प्रधानमंत्री आज अपील करते हैं कि देश के अन्नदाताओं को, किसानों को कम से कम प्रतिवर्ष प्रति 1 एकड़ की ओर तो प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ना चाहिए। बड़े बदलाव के लिए एक छोटी शुरुआत ही सही, लेकिन एक बड़ा वाहक बनेगा भारत जैसे देश में। किस तरीके से इस दिशा में आगे बढ़ा जाए? देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से ये बात बताना चाहूंगा कि मार्केटिंग की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कर दी है। एक मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव, लगभग 500 करोड़ रुपए जो कोऑपरेटिव के पैसे से बनी, एक नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाई गई और उसकी मूल श्रृंखला पहले बना दी गई कि अगर अमूल की दुकान है तो अमूल की दुकान में इतना स्क्वायर फुट एरिया सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए होगा। तो जब एक बार आप किसान की ब्रांडिंग कर देते हैं, उसकी फसल को या उसके उत्पाद को बाजार से जोड़ देते हैं, तो बाकी का काम किसान अपने आप कर लेता है। और उसके साथ साथ में, जैसे अभी पूर्व के वक्ता ने बताया, एस के मल्होत्रा जी ने, कि कैसे पिछले 10-11 वर्षों में उस पर एक इंटीग्रेटेड तरीके से काम किया गया। हमारी कमेटी ने भी इससे संबंधित काफी चर्चा की और चर्चा के बाद हम लोगों ने उस पर एक संक्षिप्त विवरण भी सरकार को सौंपा है और उसके माध्यम से आगे पिछले 2-3 वर्षों से काम भी हो रहा है। तो बाजार की जो एक कमी थी, उस बाजार की कमी कर दी गई, खत्म कर दी गई। और जो कार्टेल उसके लिए काम करता था, जैसे मान के चलिए अभी कुछ एक कंपनियां ही सिर्फ उसका एक सर्टिफिकेशन करती थी, तो अभी उन सारी कंपनियों के सर्टिफिकेशन का उन सारी कंपनियों को कैंसिल कर दिया गया है। जी। बाजार में और भी लोग हैं, अब नए लोग हैं, वो भी सर्टिफिकेशन
करेंगे, उसके लिए एक नई व्यवस्था बनाई गई है। जी। तो एक प्रॉपर एक कार्टेल था कि अगर एक्स कंपनी करे तो वो संभव है और वाई करे तो वो खराब है। तो ये एक माननीय प्रधानमंत्री जी की और इस पूरे एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम में जो एक गैप था उसको पहले समाप्त किया गया, जिसका आप प्रतिरूप देख रहे हैं कि नेचुरल फार्मिंग में रकबा बढ़ रहा है, किसानों के जेब में अब सीधे पैसा जा रहा है। डॉक्टर मल्होत्रा, क्योंकि एक चीज ये भी है कि प्राकृतिक खेती की ओर शिफ्ट करने पे जो उत्पादन है उसमें कमी आती है, क्या ये एक हिचक अभी बनी हुई है या इससे हम आगे बढ़ गए हैं एक देश के नाते? नहीं, ये इस तरह का कई पैमानों से सिद्ध भी हुआ है कि शुरू में उत्पादन जो है वो कम होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि अभी तक तो हम जो है एक तरह से केमिकल युक्त जो है खेती कर रहे थे। तो केमिकल युक्त खेती में जमीन को भी उस तरह की आदत पड़ गई थी कि जो रासायनिक उर्वरक बार-बार डालेंगे, जिसके कि जो कि उर्वरक की डिमांड है उसको पूरा करने के लिए। उसमें क्या हुआ कि कार्बन कंटेंट भी खेती में कम हो गया, जमीन के अंदर कम हो गया। तो कार्बन कंटेंट कम होने की वजह से जो है उसको पूर्ति करने के लिए हमें अलग से जो है बाहर से जो है कई केमिकल और अन्य पदार्थ जो है उसमें डालने पड़ते थे। लेकिन प्राकृतिक खेती में चूंकि ये रसायन रहित खेती है, इसमें प्राकृतिक रूप से पौधों को उगाते हैं और उसमें जो मुख्य रूप से देखा गया है कि जो जीवाणु है जमीन के अंदर उपलब्ध है और हमारी जो इकोलॉजी है उसी के अंदर, उसी का मान लो अगर पत्ते भी गिरते हैं तो पौधों का जो अवशेष है वो वही के वही वापस गिरता रहे, वहीं जाता रहे। तो खेत का जो एक तरह से मैं ये कहूँगा वेस्ट है वो वापस ही खेत में जाता रहे और वो एक तरह से ऑर्गेनिक मैटर के रूप में ऐड हो और सोयल का जो कार्बन है वो मात्रा अपने आप से बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो वो अगर आपने आज से प्राकृतिक खेती शुरू की है तो उसमें जो कार्बन कंटेंट है और उसका जो वो स्वरूप है आने में 3 साल का समय लगता है। 3 साल तक हमें जो उपज है वो कम मिलती है। 3 साल के बाद हम उस लेवल के पास जो है पहुंचने लगते हैं। लेकिन अगर थोड़ा बहुत कम भी होता है, जिसको हम ये कहते हैं कि कुछ अगर थोड़े सा उत्पादन कम है लेकिन नेचुरल होने की वजह से उसका जो प्राइस है वो अधिक होने की वजह से वो कंपनसेट हो जाएगा। तो इस तरह से जो प्रक्रिया है उसमें हम लोग इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं और शुरू में यही कहा गया है कि किसान अपने खेत में कम से कम जो उसके पास जमीन है उसका 10% हिस्सा जो है नेचुरल फार्मिंग में लगाए, शुरुआत करे। शुरुआत करने के बाद अगर उसको परिणाम और अच्छे लगते हैं और उसी तरह की फसलों का भी चुनाव करे जिनका मूल्य अधिक मिलेगा। और प्राकृतिक खेती में जो भी उत्पाद बन करके तैयार होगा वो अपने लिए एक तरह से मैं ये कहूंगा सेहत के लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए वातावरण के लिए भी अच्छा होगा। जो हम लोग कहते हैं कि बहुत सारे जो एक तरह से तो प्राकृतिक उससे बड़ा उसमें नुकसान होता है, ये तो ये सब स्टेब्लिश जाता है। फैक्ट है सर। एक बात में विनोद जी, सवाल ये है कि हम प्रयास ये कर रहे हैं कि नेचुरल फार्मिंग में ग्लोबल हब के तरीके से हम एक ब्रांड के तरीके से आगे आके दुनिया के सामने अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं, लेकिन यहाँ तक के सफर के लिए हमें किस तरीके से आगे बढ़ना होगा? क्योंकि भारत के अलग अलग राज्यों की अलग अलग खेती है, पैदावार है, परंपराएं हैं। क्या एक समान तरीके से हम एक नीति से आगे बढ़ सकते हैं या हमें अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन के हिसाब से अलग नीति पे काम करना होगा? विनोद जी। देखिए, भारत में 20 करोड़ पशु हैं और जो काउडंग है जिसको हम गोबर कहते हैं और बाकी का जो फार्म वेस्ट है उस वही एक रास्ता है। पर माननीय प्रधानमंत्री जी की एक और स्कीम है गोवर्धन स्कीम, जो कम प्रचारित प्रसारित की जा रही है या की गई है कि उसके बारे में बातचीत कम की गई है। कंप्रेस्ड बायोगैस अब 5% मिलाना 2028-29 तक ये जिम्मेवारी होगी। जो भी जितनी भी तेल कंपनियां खरीदने वाली हैं वो 5% कम से कम वो कंप्रेस्ड बायोगैस को मिलाएगी अपने फ्यूल में। तो इतना बड़ा डिमांड कंप्रेस्ड बायोगैस का जो आने वाला है तो किसानों को एक अतिरिक्त आय इससे मिलेगी। तो जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है या वैसे जितने भी राज्य हैं जहां पे पशु ज्यादा है परंतु मान के चलिए उनमें दुग्ध का उत्पादन कम होता है, लेकिन गोबर और जो बायोमास है उसकी उसकी मात्रा बहुत है, उसका सदुपयोग हम इससे बड़े स्तर पे कर सकते हैं। तो आने वाले समय में 25 से 30 से ज्यादा 50 से ज्यादा कंप्रेस बायोगैस के प्लांट बिहार जैसे राज्य में अगर लगते हैं और वहां से उसकी खरीदारी होती है तो उसके दो फायदे होंगे। एक, जो उससे वेस्ट प्रोडक्ट से जो खाद निकलेगी, जो सैलरी निकलेगी, वापस खेत में प्रयोग इन सिटू होगी, वहीं उत्पादित हो रहा है, वहीं उसका कंजप्शन हो रहा है। और दूसरा, उसके बदले में सरकार उनके कंप्रेस बायोगैस को खरीदेगी भी। जी। और उसके साथ साथ में जो नेचुरल प्रोडक्ट आएगा वो मैंने आपको बताया कि सहकारी तंत्र से जो खरीदा जाना है वो एक अलग है। तो अभी ये समय है कि एग्रीकल्चर को और कोऑपरेटिव को
इन दोनों के बीच में और जो एनर्जी है, जो पेट्रोलियम एनर्जी है, इन दोनों के बीच में एक समन्वय बिठा करके और वो एक होलिस्टिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग को देखना होगा। जी। ये तो एक पहली बात। दूसरी बात, वैसे सारे देश जहां पे हम इंटरनेशनल वैल्यू चेन में अभी थोड़ा पीछे हैं, जहां एक एक्स या वाई कंपनियों की का ही सिर्फ सामान जाता है, वहां पे हमारे किसानों का एक सीधा तंत्र कैसे बने, उसके लिए मल्टी स्टेट मल्टीपर्पस जो एक हमारा जो एक नेचुरल फार्मिंग का, और इसके साथ साथ में दो और सहकारी संस्थाएं बनाई गई है। एक एक्सपोर्ट के ऊपर, जो कि सिर्फ एक्सपोर्ट में भी उनको किसानों को मदद करेगी। तो मान के चलिए कि अगर बाजरा 200 मिलियन टन उत्पादन हो रहा है जी। और उसका हम एक एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये तीनों सहकारी संस्थाएं, जो बीज की है, जो आपके नेचुरल फार्मिंग की है और जो एक्सपोर्ट की है, तीनों साथ में मिलके किसानों को जी। सारी सुविधाएं मुहैया करवाएगी, जिसके माध्यम से सब कुछ अच्छा होगा। हिंग नगेला फिटकरी कहते हैं, सब रंग चोखा। बिल्कुल, रंग तो भी चोखा है। किसानों को जी, एक कैसे जी। सारी चीजें मिले, इसकी बिल्कुल। व्यवस्था पहले कर दी जी गई डॉक्टर है। मल्होत्रा जी, क्योंकि आप सर्टिफिकेशन का भी जिक्र कर रहे थे, हम इस नेचुरल फार्मिंग को वैज्ञानिक पद्धति के तौर पर पूरा वेल और रिसर्च तरीके से अपनाएं और उस दिशा में आगे बढ़ें। जो किसान इस वक्त अगर आपको सुन रहे होंगे, किस तरीके से आप उनको सलाह देना चाहेंगे कि जो अब आगे बढ़ना चाहते हैं वो कैसे बढ़े, उन्हें क्या करना होगा? उसमें जो पहली तो बात यह है कि हमारे अलग-अलग राज्य में और हर एक जिले में जो हमारे मैं ये कहूँगा कि उद्यान अधिकारी भी हैं और साथ-साथ में कृषि अधिकारी भी हैं। उनसे मिल कर के इस योजना के बारे में पूरी जानकारी लें। जो राष्ट्रीय मिशन चलाया गया है नेचुरल फार्मिंग का, ये एक तरह से नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, प्रधानमंत्री जो ये कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर प्रधानमंत्री सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना बनी है, उसके अंतर्गत जो है इसका प्रोविजन रखा गया है और किसान इसका फायदा ले सकते हैं नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग का। और उसके अंतर्गत जैसे 4,000 रुपए पर साल प्रति वर्ष जो है उसमें उनको जो है एक तरह से मिलेगा ये अनुदान, और उसका अनुदान का फायदा ले सकते हैं और अपनी फसलों का चुनाव कर सकते हैं। और नेचुरल फार्मिंग में कन्वर्ट करना है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए किस तरह का लाभ उनको मिलेगा और किस तरह की सपोर्ट जो है वो सरकार की तरफ से मिलेगी, उसकी पूरी जानकारी ले लें। उसके लिए एक नेशनल पोर्टल भी बना है और उस नेचुरल फार्मिंग के उस पोर्टल में वो किसान अपने आप को रजिस्टर कराएंगे और उस फार्मिंग पोर्टल पर रजिस्टर कर करके जो भी उसकी प्रक्रिया है उसमें भागीदार बनेंगे तो उसका निश्चित रूप से उसको लाभ भी मिलेगा और नेचुरल फार्मिंग की तरफ वो उसी तरह की फसलों का चुनाव करेगा जो वहां पर एक तरह से उसको मार्केटिंग ब्रांडिंग करके और उसको एफपीओ के साथ भी फर्दर जोड़ा जा सकता है, जिससे कि उसको मैं ये कहूंगा कि उसको उत्पाद में आगे जो है मार्केटिंग में भी दिक्कत ना आए। और जैसे कि अभी बात कर रहे थे नेशनल कोऑपरेटिव्स, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स अब ऑर्गेनिक फार्मिंग पर बने हैं। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स इसी तरह से एक्सपोर्ट करने के लिए भी कृषि में उसकी सहायता मिल रही है, तो उनके साथ जुड़ना होगा और उनका लाभ जो है उनको पूरे रूप से पहुंचे। तो नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग के जितने भी विकल्प हैं उनको जो है अपनाने की जरूरत है। बिल्कुल। विनोद जी, क्योंकि सवाल यह है कि दशकों से हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के समय से रसायनों का प्रयोग करके हमने लगातार किसानों को इस दिशा में प्रेरित किया है। अब एक तरीके से बड़ा एक यू टर्न कहा जा सकता है, लेकिन हम इस दिशा में कब तक वापस आएं और नेचुरल फार्मिंग हमारी मेन फार्मिंग के तरीके से इस्तेमाल हो, कितना एक समय लग सकता है और किस तरीके से हम इस पूरे अपने पूरे प्रयास को लोगों को समझाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, उस दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाएगा? देखिए, जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में आंकड़ा डबल है, जो 2 गुना हुआ है आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो सीरियल्स की देन नहीं है। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का जो प्रोडक्शन बढ़ा है और उसका जो एक्सपोर्ट हो रहा है, उसकी देन है। आने वाले समय में मान के चले भी 5 साल का आगे का हम समय लें, सबसे पहले किसानों को माननीय प्रधानमंत्री जी जब बार बार कहते हैं कोई बात तो उनको समझ में आती है। जो सीधा संवाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किसान से करते हैं और उनको बिल्कुल फ्री चॉइस देते हैं कि आपको जो चाहिए आप मुझे बताइए। 15 अगस्त में भी उन्होंने एक लाल किले की प्राचीर से भी ये बात कही। तो जो एक कॉलोनियल माइंडसेट है कि वैसा रिसर्च जो एक पर्टिकुलर कार्टेल को एड्रेस करता हो, हमको वो नहीं चाहिए जी। तो संस्थाओं में भी, जो रिसर्च की भी संस्थाएं हैं, उसमें भी बदलाव होना है। वो सारे जो बायो प्रोडक्ट्स बायो के नाम पे जो बाजार में उपलब्ध थे, उस पर एक लंबी मुहिम छिड़ी हुई है। तो एक समुचित व्यवस्था जो सारा इकोसिस्टम सरकार ने बनाया है,
उसका सीधा सीधा फायदा किसान को ना ही सिर्फ उसके उत्पादन में बल्कि उसको बाजार से जोड़ने में। आज जी। ऑर्गेनिक आलू की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो बनासकाठा डेयरी ने शुरू की। बनासकाठा डेयरी ने मान के चलिए एनडीडीबी के साथ और अमूल का तो भाग है और बाकी एजेंसियों के साथ उसको एक्सपोर्ट करने में सीधा सीधा मदद कर रही है। जी। तो एक जिले से 100 करोड़ रुपए का मान के चलिए अभी आलू एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके साथ साथ में और भी कई ऐसी गतिविधियां है कमोडिटी वाइज जिसपे सारा कुछ हो रहा है। जी। तो ये जो पूरा एक समुचित समन्वित व्यवस्था की गई है, इसका फायदा न पॉलिसी लेवल पे ही सिर्फ हो रहा है बल्कि ग्रास रूट पे भी वो एग्जीक्यूट हो रहा है। जी। और अब सरकार की जो काफी जो इंडिजिनस एक एक्सटेंशन सिस्टम है वो भी काफी ज्यादा एक्टिव है जो पहले नहीं थी। और एमएसपी का अभी सारे आंकड़े आपने दिए, बिल्कुल, एक तरीके से तो उसका सब फायदा। कुछ विन जी। विन सिचुएशन है। जी। अभी हमको इसको आगे लेके और चलना है और आगे लोगों से और बातचीत करनी है जी। और किसान भाइयों के साथ मिलके उनको समझा के और उनको वापस सहकारिता की तरफ, बिल्कुल, सहकारिता वापस तंत्र की सहकारिता और वापस जो हमें कृषि की नेशनल मूल फार्मिंग की शिक्षा ओर लेके आगे जाना बढ़ना होगा। तब शायद बेहतरी से हम न सिर्फ अन्न उगाएंगे बल्कि ऐसा अन्न जो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा और ज्यादा फायदेमंद होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। बहुत शुक्रिया अपना समय साझा करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और महत्व